हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपने लिए इस चैप्टर नंबर 5 में अध्याय नंबर 5 में अगला पार्ट पढ़ना है जिसका नाम है जायरो चुंबकीय अनुपात। या फिर आप जायरो चुंबकीय अनुपात नहीं समझ पा रहे तो एक और तरीका है, देखिएगा, इसको बोलते हैं जायरो चुंबकीय अनुपात। ये तो एक टर्म है जिसमें आप एक विशेष एक्सप्रेशन आएगा जिसमें यहाँ पर आपका डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ होगा एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग। तो इन दोनों के अनुपात यानी इन दोनों का रेशियो जितना आएगा उसे बोलेंगे जायरो चुंबकीय अनुपात। लेकिन ये तो बात की बात है, पहले तो बेटा हमारे लिए एक क्वेश्चन बनता है। पहले कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन समझना इम्पोर्टेंट है। मान के चलो कोई हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के अंदर उसका न्यूक्लियस है और ये उसकी कक्षाएं हैं, मान के चलो, ठीक। अब उसकी किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन तेजी से घूम रहा है। तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये वाली कक्षा में जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान के चलिएगा यहाँ इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस कक्षा का ये क्या बना देगा इस कक्षा को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बेटा? चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। और जब आवेश किसी में घूमता है, क्लॉकवाइज घूमे, अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये धारा लूप बन जाएगा बेटा, करंट लूप बन जाएगा, जिसका ऊपरी सिरा नॉर्थ पोल और निचला सिरा क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ये हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब ये धारा लूप बन जाएगा तो हर एक धारा लूप बेटा, करंट लूप कोई भी हो, वो अपने आप में पूर्ण चुंबक होता है और पूर्ण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ध्यान रखना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। और ये इस ऑर्बिट में आया है इसलिए इसे बोलते हैं ऑर्बिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या ऑर्बिट डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट बनेगा। कक्षीय क्या बोलते हैं बेटा? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। क्या समझ में आया? क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ये तो बात की बात है कि जायरो चुंबकीय अनुपात किसे कहते हैं, वो तो जब आ जाएगा तो अपन लिख देंगे इन दोनों के अनुपात को, इन दोनों के रेशियो को जायरो चुंबकीय अनुपात कहते हैं। लेकिन अभी तो आपको ये समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी ऑर्बिट में मूव होगा, कैसे मूव होगा, वामावर्त दिशा में, या इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितनी रेडियस लेकर रिवॉल्व हो रहा है, कितनी रेडियस लेकर घूम रहा है, आर त्रिज्या ली, और उसको लेकर वो तेजी से कितने वेग से घूम रहा है, v वेग से घूम रहा है। तो बेटा ये वाली जो कक्षा है, ऑर्बिट है, ये क्या बन जाएगी? आप कहोगे सर एक धारा लूप बन जाएगी, क्योंकि ये आवेश जब किसी लूप में घूमता है तो ये धारा लूप बन जाएगा। और हम पूछेंगे धारा लूप के पास क्या होता है, आप कहोगे डाइपोल मोमेंट होता है। कुछ किताब वाले म्यू एल से दर्शा देते हैं, अपन एम से दर्शा देंगे। इंग्लिश मीडियम का जो नोट्स भेजेंगे उसमें म्यू एल से दर्शाया हुआ है, और इसको अपन कैसे दर्शा देंगे, एम से। एम मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑर्बिट के कारण आ रहा है तो ऑर्बिट डाइपोल मूवमेंट, ऑर्बिट डाइपोल मूवमेंट, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण या कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा इसका नाम। तो कह रहे कि इसके बराबर बता दीजिए कि कितना आएगा, ये निकालना है अपन को। जब ये निकल जाएगा तो अपन इसमें एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग से क्या दे देंगे बेटा, भाग दे देंगे। कोणीय संवेग का फॉर्मूला याद रखना होता है mvr। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या होता है बेटा, mvr बनेगा, mvr होता है, आपको याद रखना है, कोणीय संवेग बराबर mvr। अब वो बात की बात है कि आगे अपन इसको कैसे करेंगे। तो आपका पूरा फोकस काय पर होना चाहिए कि आपको काय की वैल्यू फाइंड करनी है, चुंबकीय आघूर्ण की। किस चुंबकीय आघूर्ण की? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और अपन m की वैल्यू फाइंड करते हैं कि कैसे आएगी, ठीक है ना। जब ये आ जाएगी तो अपन क्या और निकाल देंगे, कोणीय संवेग निकाल देंगे, और इसमें फिर इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो अपना फाइनल m/l यहाँ पर कुछ आ जाएगा,
तो जितना आएगा वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है बेटा, जायरो चुंबकीय अनुपात। तो बोल देंगे आगे। और थोड़ा बोहर ने, एक साइंटिस्ट थे बोर साइंटिस्ट ने एक यहाँ पर VOHR, बोर साइंटिस्ट ने बेटा एक कक्षा के लिए एक प्रतिबंध दिया था, एंगुलर मोमेंटम के लिए, कोणीय संवेग के लिए एक प्रतिबंध दिया था, एक शर्त दी थी, एक कंडीशन दी थी। तो उस कंडीशन को यहाँ फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, बनेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, फाइनली हमें क्या निकालना है भाई, ये धारा लूप बन जाएगा तो धारा लूप का क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण यानी M निकालना है। M से दर्शा दो या कैसे दर्शा दो, म्यू एल से, या फिर क्या निकालना है, म्यू एल। M बोले चाहे म्यू एल बोले, बात एक ही। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले बेटा अपन इसका एक डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम में ये बताते हैं कि भाई ये कैसे रिवॉल्व हो रहा है। देखिएगा, मान के चलिए ये ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितनी रेडियस लेकर रिवॉल्व हो रहा है बेटा, r रेडियस लेकर। कितनी रेडियस लेकर, r रेडियस लेकर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन है ना, के ऊपर माइनस लगा दिया मतलब इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप पूरा लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब बेटा ये इतनी रेडियस लेकर घूम रहा है और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन बता देना कि भैया ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज v वेग से। कितने वेग से, v वेग से। देखो इधर की तरफ ऐसे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा हो गई यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसको वामावर्त बोलते हैं। इस दिशा में घूम रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते घूमते ऐसे आएगा और कुछ देर बाद फिर यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बना दिया और फिर इलेक्ट्रॉन लिख दिया। बात समझ आ रही कि नहीं। और ज़्यादा है तो इसकी डायरेक्शन बता दो कि भैया ये देखो इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। आ रहा है समझ में, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा, है ना। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन बता दिया। ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी फाइनली इस ऑर्बिट को क्या बना देगा, वो है करंट लूप बना देगा। करंट लूप, धारा लूप बना देगा बेटा। और धारा लूप के पास एक नई चीज आ जाएगी, चुंबकीय आघूर्ण। तो हमें उसी चुंबकीय आघूर्ण का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, एक्सप्रेशन निकालना है, समीकरण निकालना है। बात समझ रहे कि नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, अंदर ये नाभिक होता है, तो नाभिक कैसा होता है बेटा, धनावेशित होता है। तो यहाँ धन का चिन्ह लगा दिया, ये नाभिक धनावेशित होता है बेटा। अब यहाँ पर जो आपका M निकलेगा उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी ऊपर। अब ऊपर तो लाइन खींचनी जाएगी बोर्ड पे, तो हमने उसको कहाँ खींच दिया, नीचे की तरफ ऐसे खींच दिया, इसके परपेंडिकुलर होगी। अगर ऊपर और ऐसे ही जब यहाँ पर आप कोणीय संवेग निकालोगे उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, अंदर की तरफ। अब बोर्ड में अंदर कैसे बना दे लाइन, तो उसको कहाँ बना दिया, ऊपर बना दिया ऐसे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ M या M नहीं लिखना तो क्या लिख सकते हो, म्यू एल। बात समझ रहे कि नहीं। इनकी डायरेक्शन बेटा इस तरफ आ जाएगी। देखो ये बना दी मैंने डायरेक्शन, M या म्यू एल, छोटा सा नीचे म्यू एल। और ये काय की हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी L की डायरेक्शन। कोणीय संवेग की, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये हो जाएगी, बनेगा। यानी इसका चुंबकीय आघूर्ण कागज के लंबवत कहाँ पर, या नीचे की ओर, तो नीचे की ओर नहीं बना सकते तो नीचे इधर बना दिया। इसमें ऊपर की ओर तो ऊपर नहीं बना सकते तो ऐसे ऊपर बना दिया, बनेगा। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, ऐसे कागज के लंबवत, देखो ऊपर की ओर। अब ऊपर लाइन नहीं खींचेगी तो ऐसे खींच दी आगे। इसकी लाइन नीचे नहीं खींचेगी तो ये कागज के लंबवत, ये कागज है इसके परपेंडिकुलर लंबवत नीचे। अब कागज में नीचे कैसे, कागज थोड़ी उसमें से अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने लिए कहाँ पर बना दी इसको, M। इसकी डायरेक्शन ये आ गई, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर चित्र का नाम लिख देना, चित्र का नाम लिख देना बेटा। क्या लिखना चित्र का नाम, कक्षीय गति करते इलेक्ट्रॉन, कक्षीय गति करते इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय गति करते इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये लिखना है इसका नाम चित्र का। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन, देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब यहां पर आपको लिखना है, इसके बाद देखना, परिक्रमण और चक्रण गति करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ये परिक्रमण अपनी जगह पर भी घूमता है और ऐसे भी घूमता है, तो चित्र का नाम ऐसे भी लिख सकते हो। कक्षीय गति करते इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। अब देखिएगा, यहां मानेंगे, माना धारा लूप का क्षेत्रफल ए बराबर, माना धारा लूप का, यहां लिखेंगे भाषा, माना धारा लूप का क्षेत्रफल ए, माना धारा लूप का क्षेत्रफल कितना है, ए है, तथा उसमें फेरों की संख्या कितनी है बेटा, एन है। वैसे तो एन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि धारा लूप मतलब एक ही लूप होगा, एक, तो उसमें फेरों की संख्या नहीं लिखना है। तथा धारा लूप में प्रवाहित जो आवेश है वो कितना है बेटा, ई है, आवेश कितना है, ई, तथा धारा लूप में प्रवाहित आवेश कितना है, ई है। और धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर, तो धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर, आप कहो डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं, m का फॉर्मूला है ना अपने पास, m बराबर क्या होता है, करंट इंटू धारा इंटू लूप का प्रभावी क्षेत्रफल या लूप का क्षेत्रफल। तो यहां पर आ जाएगा m बराबर करंट कितनी, I, और लूप का क्षेत्रफल कितना है, a, तो कितना आ जाएगा, IA। इसके बाद लिख देना नीचे, यदि धारा लूप में कोई आवेश E एक समान रेखीय वेग या एक समान वेग v से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है, एक समान कितने वेग बेटा, v वेग से कितनी त्रिज्या के, r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है, r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है, तो लूप को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, कैपिटल T समय लगता है। तो लूप में आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा I इक्वल टू, तो बेटा I का मान और A का मान दोनों रख लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर M बराबर एक और लिख सकते हो आप, I इंटू A का मान कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई, और त्रिज्या R है, इसलिए क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बनेगा बेटा। तो M बराबर क्या आ जाएगा, IA, और A का मान रख लिया, यहाँ पर लिख देना, चूंकि A बराबर कितना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। अब I का और चाहिए है, तो अपन ने बोल दिया यहाँ कि भैया जो ये आवेश घूम रहा है वो कितना घूम रहा है, E आवेश घूम रहा है, कितने वेग से घूम रहा है, V वेग से, कितनी त्रिज्या में, R त्रिज्या में, तो एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगता है, उसे T समय लगता है। बिल्कुल ऐसी भाषा है जो चित्र को देखकर लिखी जा सकती है, कि माना कोई आवेश E v वेग से, एक समान वेग v से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है और उसे एक चक्कर पूरा करने में कुल t समय लगता है, कुल t समय लगता है। तो लूप में आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा, ये आवेश बहेगा मतलब क्या उत्पन्न हो जाएगी, धारा, आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा, धारा बराबर क्या होता है बेटा, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। बताओ आवेश कितना गया है, E गया है, और कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लिया उसने, T समय में बनेगा। तो बस इतना आ जाएगा, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 1 और इसका नाम दे देना समीकरण नंबर बेटा 2 बनेगा, I बराबर आ गया। फिर उसके बाद देखिएगा, इसको हम साफ कर देते हैं ऊपर का, बहुत सरल सा व्यंजक है ये। अब देखिएगा, आप जानते हैं T बराबर क्या होता है, चूंकि समय बराबर, क्या लिखोगे, चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता कि नहीं। अच्छा, पूरी दूरी कितनी होगी, आप कहोगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि नहीं बेटा, यहाँ पर जो पूरी दूरी होगी वो वृत्त की परिधि के रूप में भी लिख सकते हो आप, या फिर आप एंगुलर कोणीय वेग के रूप में, एंगुलर वेलोसिटी के रूप में भी लिख सकते हो। बात समझ आ रही कि नहीं, काय के रूप में लिख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी के रूप में भी लिख सकते हो। देखिएगा कैसे,
बताओ दूरी कितनी है टोटल वृत्त की परिधि यानी कि 2πr, और अपॉन में कितने वेग से गया है v वेग से, तो यहाँ पर आ जाएगा v बनेगा। तो 2πr अपॉन क्या हो जाएगा v, बस अपने पास t का मान भी आ गया है। तो i बराबर कितना हो जाएगा फाइनली बताओ, i बराबर ऊपर कितना है बेटा e, और देखो t का मान कितना आया है 2πr, और अपॉन में v कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा e v अपॉन 2πr। क्या ये समझ में आया, कितना हो जाएगा e v अपॉन 2πr बनेगा। और इस i का मान जो अपना निकला है इसको इक्वेशन नंबर कहाँ रख दोगे, फर्स्ट में, यानी फाइनली आपका m आ जाएगा बेटा, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मान समीकरण नंबर कहाँ रखने पर बेटा 1 में, तो लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 में i का मान रखने पर, समीकरण 1 में बेटा क्या i का मान रखने पर बोलिएगा, तो चुंबकीय आघूर्ण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट m बराबर क्या हो जाएगा, i का मान कितना है e v अपॉन 2πr, और इनटू में बेटा क्या है पाई आर स्क्वायर, एक पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल बनेगा। इसको साफ कर देते हैं, बोलिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आ गया आपका ई वी आर अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 2, ई वी आर अपॉन 2, यह आ जाएगा समीकरण नंबर, इसका नाम दे देना 3 बनेगा। ये तो बड़ा आसान है बेटा, क्या हो जाएगा ई वी आर अपॉन 2। अच्छा आप कहोगे सर इसकी आपने चुंबकीय आघूर्ण निकालना था, वो तो निकल गया, लेकिन आपने इसका मात्रक नहीं लिखा है। इसका मात्रक आ जाएगा बेटा, देखो इसका होता है m बराबर क्या आपने लिखा था धारा गुणा प्रभावी क्षेत्रफल। धारा का मात्रक क्या होता है आप कहोगे एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। देखो उधर से मिल गया एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एंगुलर नहीं बेटा, ये हो जाएगा आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, ये केवल चुंबकीय आघूर्ण भी याद रखो, कक्षा का है सो हो गया कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट बनेगा। लिख देना यही धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक है। इतना ही था बेटा, यही धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण के लिए क्या है व्यंजक है बनेगा। अब अपन को आगे बताना है जायरो चुंबकीय अनुपात। वो बात की बात है कि जायरो चुंबकीय अनुपात क्या होता है, तो कह रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग और निकाल लो, इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और निकालो, और इस समीकरण में उससे क्या दे दो भाग दे दो बनेगा। चलिए अगर यहां तक पूछा जाए केवल कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन एटम की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन एटम की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो भैया वो धारा लूप बन जाएगा। उस धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण निकालो, तो ये निकाल दिया हमने, उस धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण इतना ही आएगा बनेगा। तो यही धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण के लिए क्या है व्यंजक है, इतना लिख देना बनेगा। इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देना थर्ड। अगर आगे बढ़ना हो तो थर्ड नाम देना समीकरण का, अन्यथा बस यहीं पे क्लोज कर देना, समीकरण थर्ड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने पूछ रखा है कि जायरो चुंबकीय अनुपात भी एक्सप्लेन करो तो फिर लिखते जाना। फिर आगे लिखना यदि इलेक्ट्रॉन की गति कैसी हो बेटा वामावर्त, इलेक्ट्रॉन की गति कैसी हो वामावर्त, तो धारा लूप का ऊपरी सिरा नॉर्थ पोल और निचला सिरा साउथ पोल बन जाता है। ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव और निचला सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो बेटा m हो, तो उसका कोणीय संवेग, तो उसका कोणीय संवेग वेक्टर l बराबर, तो उसका कोणीय संवेग वेक्टर l बराबर कितना हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो बेटा दक्षिणावर्त वामावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा हो, कैसे घूम रहा हो बेटा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में कितने वेग से v वेग से घूम रहा हो, और उसका वजन उसका द्रव्यमान कितना हो बेटा स्मॉल m हो, उसका द्रव्यमान कितना हो स्मॉल m हो, और कितनी त्रिज्या लेकर घूम रहा r, ये तो पता ही है। तो उसका कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम l बराबर कितना हो जाएगा mvr बनेगा। क्या हो जाएगा mvr, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर बेटा क्या 4। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 से क्या दे देना भाग, तो यहाँ लिख देना समीकरण 3 भाग समीकरण 4 से
बनेगा, बोलिएगा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, ये देखो वेक्टर लगा दिया इनके ऊपर। अच्छा एल की डायरेक्शन कहाँ होगी, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, और इसकी कहाँ होगी, एम की कागज के तल के लंबवत कहाँ की ओर, नीचे की ओर। तो नीचे ऐसे बना देना, ऊपर ऐसे। एक्चुअल में इसके ऐसे है और इसके ऐसे, लेकिन वैसे बना नहीं सकते, इसलिए अपन ने ऊपर और नीचे लाइनें खींच दी। बनेगा, चलो कितना आ जाएगा बेटा। अब m का मान कितना था, जरा ऊपर रख लो, कितना था m का मान, ई भी आर अपॉन क्या था बेटा, 2, ई भी आर अपॉन 2, और l का मान कितना है बेटा, m भी आर। चलिए इसको सॉल्व कर लो बेटा। कैपिटल M अपॉन कैपिटल L बराबर ई भी आर अपॉन 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। ये उधर पलट के जाएगा गुणा में, भाग की जगह काय का चिन्ह आ जाएगा बेटा गुणा का, तो ये चीज पलट जाएगी, 1 ऊपर पहुंच जाएगा और एम भी आर कहाँ पर, नीचे। आर से आर कैंसिल, भी से भी कैंसिल, बनेगा। तो कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम बराबर कितना हो जाएगा, ई अपॉन 2 स्मॉल एम। यही जायरो चुंबकीय अनुपात है। यहाँ Q अपॉन ई अपॉन 2m, यहाँ ई अपॉन 2m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, यहाँ ई अपॉन जो 2m मिला है वो इसकी यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की कोणीय संवेग के साथ निष्पत्ति को प्रदर्शित करता है, यानी के अनुपात को प्रदर्शित करता है। यहाँ ई अपॉन 2m ये क्या है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण की किसके साथ, किसके साथ, एल क्या है, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम के साथ, किसको, निष्पत्ति को या इसके रेशियो को या इसके अनुपात को प्रदर्शित करता है। ये ई अपॉन इसके और इसके अनुपात को कौन प्रदर्शित करता है, ई अपॉन 2m, जिसे क्या कहा जाता है, जायरो चुंबकीय अनुपात कहा जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, जायरो चुंबकीय अनुपात। बनेगा, बोल देंगे द एबव रेशियो इज अ कांस्टेंट, the above ratio is a constant called geometrical gyrochumbakiya ratio. The above ratio is constant, the above ratio is constant called gyrochumbakiya ratio। बनेगा, gyrochumbakiya ratio बोल देना बेटा। और यहाँ पर आएगा gyromagnetic ratio, और इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.8 गुणा 10 के ऊपर 10 की घात कूलाम पर किलोग्राम, कूलाम बटे किलोग्राम। बनेगा, कितनी होती है, जायरो चुंबकीय अनुपात की वैल्यू कितनी होती है, 8.8 गुणा 10 के ऊपर 10 की घात कूलाम पर किलोग्राम। याद रखना बेटा, कूलाम पर किलोग्राम ही आएगी। बनेगा, क्योंकि ई का मान क्या है, ई आवेश है और आवेश क्या में होता है, कूलाम में, और m क्या है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, तो ये होता है किलोग्राम में, तो कूलाम पर किलोग्राम, इसको भी याद रखिएगा, इतना मान होता है इसका। ये हो गया जायरो चुंबकीय अनुपात। कभी कभी बेटा इसमें थोड़ा सा और आगे पूछ लेते हैं, तो 3 चीजें हो गई। पहला हो जाएगा एंगुलर मूवमेंट, आपका कोणीय संवेग पूछ लेंगे, कोणीय संवेग नहीं पूछना तो ऊपर डाइपोल मूवमेंट m निकला था, फिर आपने l निकाला था, तो ये 2 चीजें भी पूछ सकते हैं। जब ये नहीं पूछेंगे तो जायरो चुंबकीय अनुपात यानी m अपॉन l पूछ देंगे। तो बस समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग दे देना, तो जायरो चुंबकीय अनुपात आ जाएगा। जायरो चुंबकीय अनुपात के आगे पूछ लेते हैं वो बोहर का, बोर साइंटिस्ट थे, तो बोर का कक्षा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध है बेटा, तो वो पूछ लेते हैं कभी कभी। वो बहुत सरल है, क्योंकि बोर आपको आगे अगर ये चैप्टर रहा आपके कोर्स में, जो पिछली साल था, लास्ट ईयर था, तो आपको एटम के बारे में फुल डिटेल मिलेगा और बोर साइंटिस्ट पूरा पढ़ने मिलेगा आपको। तो बोर का जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है L इक्वल टू, बोर के अनुसार जो कोणीय संवेग होता है वो होता है NH अपॉन 2 कितना होता है, NH अपॉन 2 जहाँ H क्या है बेटा, प्लांक नेतांक है, जहाँ h क्या है, प्लांक नेतांक 2 तो कांस्टेंट है, और n है कक्षा, जहाँ n बराबर पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, ऐसे कोई भी कक्षा हो सकती है। तो ये बोर के अनुसार इतना होता है, तो लिखेंगे भैया कि ये बोर के अनुसार l बराबर कितना होता है, NH अपॉन 2 तो बस कुछ नहीं करना है बेटा, अपने लिए मान अकेला रख दीजिएगा,
तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर अभी आपने पढ़ा था, m बराबर कितना था, m बराबर आपका आया था E/2m, यही आया था ना, नहीं m बराबर कितना, अभी तो लिखा था बेटा आपका चुंबकीय आघूर्ण m कितना आया था, वो आया था EVR/2, ये आया था जहाँ तक, हाँ यही आया था, m बराबर कितना आया था EVR/2, यही आया था। अब देखिएगा तो बोर के अनुसार L बराबर कितना है बेटा, NH/2 यही है ना, बोर के अनुसार L बराबर कितना है, NH/2। तो बस बेटा वो वैल्यू अकेली यहाँ पर पुट कर लो, N, एक काम करिए इसी एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा लो। तो बोर के अनुसार, चूंकि बोर के अनुसार देखो यहाँ m बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ इस l का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो E/2m और गुणा में क्या आ जाएगा l, और l का मान अभी आपने बताया कि बोर के अनुसार तो क्या होता है, बोर के अनुसार l बराबर कितना होता है बेटा, अगर यहाँ वेक्टर फॉर्म लगाओगे तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, m के अपोजिट कौन सा है, l, अगर m उस तरफ है तो l इस तरफ है, तो ध्यान रखना या तो इस पर वेक्टर लगाओगे तो यहाँ आगे क्या लगा देना, माइनस, ये माइनस चिन्ह क्या बताता है कि l और m कैसे हैं, अपोजिट है, और वेक्टर नहीं लगाओ तो फिर यहाँ माइनस नहीं लगाना पड़ेगा। आपको बात समझ रहे हो कि नहीं, चूंकि l बराबर कितना होता है बेटा, ये समझ में आया क्या बोला, अगर यहाँ वेक्टर लगाओगे दिशात्मक तो यहाँ पर क्या लगा देना, माइनस, बता देना यहाँ माइनस चिन्ह क्या बताता है कि m मतलब चुंबकीय आघूर्ण यानी कि डाइपोल मूवमेंट, और ये एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग कैसे हैं, विपरीत है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ये आपको हम बता ही चुके थे पहले, बात समझ आ रही कि नहीं। चलो L बराबर कितना होता है बोर के अनुसार, NH/2 ये आगे पढ़ने मिलेगा आपको कि ये कहाँ से आया, नहीं तो बोलने लगो कि NH/2 कहाँ से आया। बोर के अनुसार किसी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका कोणीय संवेग L बराबर NH/2 होता है। L का मान रख लो यहाँ पर, बोलो कितना आ जाएगा, ये कैपिटल M है बेटा, है ना, ये स्मॉल m है, नहीं तो इस m से इस m को काटने लगो या गुणा करने लगो गलत हो जाएगा, 2m, और L का मान कितना है, NH/2, बोलिएगा कितना आ जाएगा, कैपिटल M बराबर NEH/2 4πm बनेगा 4πm, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बोर का कक्षा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध के अनुसार ऑर्बिट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिटल का, n ऑर्बिटल में घूमते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, तो लिख देना यही n ऑर्बिटल में यानी n कक्षा में घूमते हुए, n मतलब पहली कक्षा में रख दो या दूसरी रख दो n का मान, तो दूसरी कक्षा का निकल जाएगा, n का मान 5 रख दो तो 5वीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, अगर यहाँ n बराबर 6 रखोगे तो क्या बोलोगे उसे, 6वीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, n बराबर 10 रखोगे तो 10वीं कक्षा में घूमते हुए 10वीं ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। तो दिस इक्वेशन गिव्स ऑर्बिटल मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट या n कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बन जाएगा बेटा। तो m बराबर, इसका मान सबसे कम किस कक्षा के लिए मिलेगा, n बराबर 1 के लिए m क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, सबसे कम मिलेगा, जब n का मान कितना रखोगे आप, 1 रखोगे बनेगा, अगर n का मान क्या रखोगे 1 तो ये सबसे कम मिलेगा, क्या बन जाएगा बेटा, ये जायरो चुंबकीय अनुपात। आप इस लेक्चर को 2-2 3-3 बार देखिएगा, आपसे जायरो चुंबकीय अनुपात बन जाएगा, कोई कठिन नहीं था, सीधा सा। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है, और मान के चलिए इस कक्षा का क्षेत्रफल कितना है बेटा, पूरी की पूरी ऑर्बिट का क्षेत्रफल कितना है, a है। तो ध्यान रखिएगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m बराबर क्या होता है, धारा गुणा प्रभावी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, a। तो m बराबर आपका क्या निकला था, I इंटू a का मान कितना था, πr², समीकरण नंबर क्या था 1, इतना तो सबसे बन जाएगा। अब अपन ने बोला कि भैया v वेग से अगर कोई इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है
तो और उसे एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगता है, t समय लगता है। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, t। इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण उत्पन्न धारा, धारा बराबर क्या होता है बेटा, आवेश बटे क्षेत्रफल, जानते हो ना, चार्ज अपॉन आवेश बटे समय या चार्ज अपॉन टाइम। आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ई होता है। कुछ कुछ जगह क्यू भी लिखा मिलता है, ई की जगह क्या मिलेगा, क्यू। लेकिन आज से आप ई की जगह पर ई ही लिखिएगा, क्यू मत लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। वो कितने समय में बेटा एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, उसे टी समय लगता है। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, ई अपॉन टी। और समय बराबर क्या होता है, चूंकि कोष्टक में लिख देना, यहाँ समय बराबर होता है दूरी बटे 4 बनेगा। देखो यहाँ पर आई का मान क्यों निकाल रहा है, यहाँ रखने के लिए समीकरण एक आई का मान। तो पहले आई बराबर ई अपॉन टी, तो मजबूरी है कि टी का मान भी चाहिए। दूरी कितनी है, पूरी 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि 2 पाई आर। और ये कितना सा 2 पाई आर, और चाल कितने वेग से जा रहा है, v से। तो बस यहाँ पर रख लो, तो आई बराबर मिल जाएगा आपको कितना, ई ऊपर, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और अपॉन में भी ऊपर पहुंचेगा तो आ जाएगा ई भी अपॉन 2 पाई आर। फिर लिखोगे आई का मान समीकरण नंबर कहाँ रखने पर, एक में रखने पर। तो समीकरण एक में आई का मान रख दो फटाफट, बोलो कितना आ जाएगा, एम बराबर आ जाएगा बेटा, बोलो आई का मान कितना है, ई भी अपॉन 2 पाई आर, और ये पहले से क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर गया, एक पाई से एक पाई गया, तो एम बराबर आ गया आपका चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक, ई भी अपॉन में आ गया बेटा, सॉरी ई भी आर अपॉन में कितना आ गया 2। यही चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। मात्रक और लिखिएगा क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा समीकरण नंबर बेटा कौन सा, 2 3 जो भी हो आपका नाम दे दो। अब बेटा ये हमें क्या लिखना है कि अगर ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है, तो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ऊपरी सिरा नॉर्थ पोल और निचला सिरा साउथ पोल बन जाएगा। और ये अतः इसका कोणीय संवेग L बराबर कितना आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन घूमते इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, m हो, तो m बराबर L बराबर क्या आ जाएगा, m भी आर। समीकरण नंबर आपका 3 या 4 जो भी नाम हो दे देना। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 से क्या दे देना, भाग दे देना। तो जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा बेटा, आपका जायरो चुंबकीय अनुपात बच जाएगा, E अपॉन 2m। E अपॉन 2m बच जाएगा, तो वो हो जाएगा जायरो चुंबकीय अनुपात। तो m अपॉन एल क्या हो जाएगा आपका, E अपॉन 2m। इसको लिख देना, यह एक नियतांक है जिसे जायरो चुंबकीय अनुपात कहते हैं, बनेगा। और बस यहाँ से इसका नाम अगर आगे बढ़ना हो, बोर का प्रतिबंध निकालना हो, तो m बचा लेना, l का गुणा इस तरफ कर देना, और l का मान काय के अनुसार रख देना, बोर के अनुसार रख देना। l बराबर होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग l बराबर होता है nh अपॉन 2 पाई। तो बस इसका मान रख देना nh अपॉन 2 पाई। तो m बराबर कितना आ जाएगा, E अपॉन 2m, और यहाँ L आ जाएगा, L का मान कितना हो जाएगा, nh अपॉन 2 पाई। गुणा कर लेना, तो लिख देना कि यही बोर के अनुसार कक्षा का कोणीय कक्षा का चुंबकीय आघूर्ण है, बनेगा। डाइपोल मूवमेंट है किसके अनुसार, बोर के अनुसार। तो nवीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, nवीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ये आ जाएगा बोर के अनुसार। सबसे कम कब मिलेगा, जब n का मान कितना होगा, 1 होगा। इनका गुणा करोगे तो m बराबर क्या मिल जाएगा, बोलो आप, यहाँ मिलेगा NEH अपॉन में आ जाएगा बेटा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा पाई, और यहाँ आ जाएगा m, तो यहाँ पर 4 पाई है। प्लीज यहाँ पर इसके बाद लिखना m मिनिमम बराबर, m मिनिमम कब मिलेगा, जब n बराबर कितना होगा बेटा 1 होगा। n बराबर 1 रखना है यहाँ पर, और आपका जो आंसर आ जाएगा तो वो बनेगा। इसको क्या लिखोगे, nवीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, nth ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट बनेगा। चलिए इसको बहुत अच्छे से कर लेना बेटा, ये हो जाएगा जायरो चुंबकीय अनुपात। इसके बाद सुनिएगा, ये हो जाएगा जायरो चुंबकीय अनुपात। बेटा कल की क्लास में ये वाला चैप्टर अब फिनिश कर देंगे, लास्ट क्लास बची है इसकी। अब देखिएगा बेटा, यहाँ से अपन कुछ और नया इसमें देखते हैं, पार्थिव चुंबकत्व, पृथ्वी का चुंबकत्व, है ना, पार्थिव।
पार्थिव मतलब क्या होता है, पृथ्वी का, है ना, अर्थ का। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, पार्थिव चुंबकत्व। देखिएगा, पार्थिव चुंबकत्व, इसको समझने के लिए अगर हम ये कहें कि बेटा ये पृथ्वी है, यहाँ कुछ डेफिनेशन है, 12-13 डेफिनेशन है, फटाफट आपको याद रख लेनी है। आप जानते हैं हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है, वह अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है बेटा, 23.5 अंश। 23.5 अंश झुकी है कि नहीं झुकी है, बिल्कुल झुकी है। जैसे मान के चलिएगा ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये वाला सीधा यहाँ ऐसे नहीं रखा है, कुछ अपनी अक्ष पर ऐसे घूम के रखी हुई है, ऐसे। कितने अंश झुकी हुई है बेटा, 23.5 अंश ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और अर्थ हमारी ऐसी है। एकदम सही गोला नहीं बन रहा, ये हो गया ठीक। अब इसको अपने अनुसार बना लेते हैं। आपके पास उपकरण है, आप उसको बना सकते हो। ये अपने अक्ष पर कुछ इस तरह 23.5 अंश झुकी हुई है ना। तो यहाँ इसकी ओरिजिनल जहाँ अक्ष आती है बेटा, ये इधर और इधर ये आ जाएगी। तो देखिएगा, ए भौगोलिक, नीचे की तरफ क्या होता है बेटा, दक्षिणी ध्रुव, ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव। तो ये है आपका जियोग्राफिकल, है ना, भौगोलिक, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और ये वाला हो जाएगा भौगोलिक जियोग्राफिकल साउथ पोल, भौगोलिक, है ना, साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। समझना, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, समझ गए। और अगर ये झुकी ना होती तो ये वाली अक्ष, अच्छा, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा, इसका नाम होता है भौगोलिक अक्ष, जियोग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक जियोग्राफिकल एक्सिस, अक्ष बनेगा। ये हो गई बेटा आपकी भौगोलिक अक्ष। अब क्या होता है बेटा, ऐसे यहां पर ऊपर की तरफ जस्ट अगर ये 23.5 अंश ना झुकी होती अपनी सतह पर, तो ये वाला उत्तरी ध्रुव यहां ना होके बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर यहां होता, और दक्षिणी ध्रुव यहां होता, और उन दोनों को मिलाते अपन तो कुछ ऐसी लाइन बनती की नहीं, ये वाली लाइन बनती, दिख रही है ना, ये वाली लाइन बनती। तो इस लाइन का नाम क्या रखते, ये होता आपका भौगोलिक की जगह बेटा मैग्नेटिक, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। इसका नाम क्या हो जाता बेटा, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और ये हो जाता बेटा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव बनेगा। तो ध्यान रखना, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये एक्सिस चुंबकीय अक्ष कहलाती। क्या कहलाती बेटा, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष हो जाती। ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हो गया, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच में बेटा थोड़ा सा एंगल बनता है यहाँ, है ना। तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, क्या ये समझ में आ गया। तो भौगोलिक अक्ष क्या हो जाएगी, पृथ्वी के, परिभाषा सुनना किसकी, भौगोलिक अक्ष की, भौगोलिक अक्ष की, यानी कि इसकी डेफिनेशन दे रहा है फिर इसकी दे रहा है। भौगोलिक अक्ष की पहली डेफिनेशन हो जाएगी कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। फिर बोलोगे चुंबकीय अक्ष,
पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को मिलाने वाली ये रेखा क्या कहलाती है बेटा? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले, अब आता है बेटा भौगोलिक यामियोत्तर और चुंबकीय यामियोत्तर। क्या? भौगोलिक मेरिडियन, भौगोलिक यामियोत्तर, यामियोत्तर मेरिडियन, भौगोलिक यामियोत्तर, और आता है चुंबकीय यामियोत्तर। चुंबकीय यामियोत्तर चुंबकीय से बनेगा और भौगोलिक यामियोत्तर भौगोलिक से। क्या से? भौगोलिक यामियोत्तर क्या होता है बेटा? जैसे कि एक बॉल है, बॉल के ऊपर के और नीचे के पॉइंट को आपको मिलाना हो तो उसके अंदर से आप कुछ ऐसे नहीं है कि सुई अंदर से डाल दो, तो फिर उसको ऐसे करके लाना पड़ेगा। खरबूजे के ऊपर आपको पेन से लाइन खींचनी है, कैसे खींचोगे? ऊपर से ऐसे तिरछे घूमते आओगे कि नहीं? तो बिल्कुल बेटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऐसे मिलाओगे आप। तो यहाँ यही बोला है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं बेटा? भौगोलिक यामियोत्तर कहते हैं। कैसे? देखो, मान के चलिएगा यहां पर एक धातु की कटी हुई प्लेट है, ठीक? धातु की कटी हुई प्लेट है, तो वो धातु की कटी हुई प्लेट कैसी? जैसे ये बनाया और इसको बीच में से ऐसे काट लिया। अब इसको उठाया ऐसे, तो ये ऐसे आधी चंद्रमा की तरह दिखेगा, और उसको ऐसे रख दिया इसके अक्ष के ऊपर, तो वो ऐसे दिखेगी कि नहीं? वो इसको कैसे दिखेगी? इधर आधा चंद्रमा दिखेगा ऐसा, यानी यहां से ऐसे चल के आएगी और यहां तक, तो इसके क्या हो जाएगी? इस अक्ष के वो लंबवत, तो वो चुंबकीय यामियोत्तर होगी। और भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत या परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसे क्या कहा जाता है? आधा चंद्रमा लाइए आप यहाँ ऐसे रखिएगा चुंबकीय अक्ष पर, तो वो चुंबकीय यामियोत्तर हो जाएगा, और भौगोलिक अक्ष पर रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? भौगोलिक यामियोत्तर हो जाएगा, बनेगा। तो ये कितनी डेफिनेशन हो गई? 4। पहली भौगोलिक अक्ष की, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भौगोलिक अक्ष कहलाती है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। फिर भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक यामियोत्तर। चुंबकीय अक्ष पर रखे ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामियोत्तर, बनेगा। तो इतना हो जाएगा। फिर आता है दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण क्या बेटा? पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के बीच बनने वाले इस एंगल को, इस कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखना, ये आती ही है बेटा। पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यामियोत्तर यानी कि आपका बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन यानी कि चुंबकीय यामियोत्तर और भौगोलिक यामियोत्तर के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं, बनेगा। ऐसी बेटा हम आपको कितनी डेफिनेशन भेज रहे हैं? 10 डेफिनेशन भेज रहे हैं। आज लिख लेना, अगले लेक्चर में आपको पूरी की पूरी हम समझा भी देंगे और आपके आगे बढ़ जाएंगे। आगे आपके लिए एक डेरिवेशन अकेला बचा हुआ है बेटा, एक डेरिवेशन सिंगल है और ये डेफिनेशन है, बाकी ये चैप्टर आपका फिनिश। अगली नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म कर देंगे, अगला चैप्टर आपका चालू हो जाएगा 6। और ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, एक इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके लिए, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके लिए अभी 1 अक्टूबर तक बार बार नहीं पूछना है कि क्लास कब तक लगेगी, क्योंकि 1 अक्टूबर से फाइनली आपकी क्लास चालू हो रही है। जितने बच्चे आपको मिलते जाएं उनको बोल देना कि 1 अक्टूबर से सर के यहाँ पर क्लास चालू हो जाएगी। चलिएगा, थैंक यू।